रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन पेश करते हैं। ये प्रोग्राम डायरेक्टर न्यूज़ सर्वेज ओडो की तहकीक और पेशकश है। खुशामदीद। आज हमारे सामने बलोचिस्तान की पेचीदा सूरत हाल पर मबनी कुछ ज़राए हैं। उनमें हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात हैं, इस मसले की तारीख़ी जड़ें हैं और मुख्तलिफ सियासी तज्ज़िये भी हैं। जी, और इन सब को पढ़ते हुए एक बुनियादी तज़ाद बार बार सामने आता है। कौन सा तज़ाद? यही कि रियासत बलूचिस्तान को ज़्यादातर सिक्योरिटी और जोग्राफिया की नज़र से देखती है, जबकि मुकामी आबादी और कई तज्ज़िया निगार इसे सियासी हकूक़, शनाख्त और माशी वसाइल की जंग समझते हैं। तो आज की गुफ्तगू का मकसद इसी नज़रियाती फ़र्क की गहराई में उतरना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ज़राए की रोशनी में बलोचिस्तान में शिद्दत पसंदी की नई लहर क्यों उठ रही है, और इसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमा हैं, और क्या माजी के तजुर्बात से कोई सबक सीखा जा सकता है। तो आइए इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। और आपने जिस बुनियादी तज़ाद की बात की है ना, वही इस मसले की असल जड़ है। ज़राए हमें बताते हैं कि विफाक और बलूचिस्तान के दरमियान मतलब कई दहाइयों से कुछ बुनियादी दरारें या फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं। अच्छा। और ये वक्त के साथ साथ गहरी होती गई हैं। इनमें सबसे अहम है सियासी नुमाइंदगी का फुकदान, फिर कौमी वसाइल की गैर मुनसफाना तकसीम, ख़ास तौर पर गैस और मादनियात। जी बिल्कुल, और फिर अपनी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ का मसला। ये कोई नए मसाइल नहीं हैं, इनकी जड़ें तारीख में बहुत गहरी हैं। तारीख की बात करें तो ज़राए में एक वाक़े का ख़ास तौर पर जिक्र है जो शायद इस मिसट्रस्ट की बुनियाद बना। मेरा इशारा 1973 की तरफ है। आप सरदार अताउल्लाह मिंगल की पे हुकूमत की बरतरफी की बात कर रहे हैं। जी, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि वो एक टर्निंग पॉइंट था? बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा आप कह लें कि नफ्सियाती धचका था। बलूचिस्तान को पहली बार मुंतखब हुकूमत मिली थी और उसे सिर्फ 9 महीनों में ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ 9 महीनों में? जी, उस एक इक़दाम ने ये तासुर कायम किया कि वफाक बलूचिस्तान के सियासी मैंडेट का एहतराम करने को तैयार नहीं और वो मामलात को हमेशा ताकत से कंट्रोल करना चाहता है। और उसके बाद फौजी ऑपरेशन भी हुआ जिसने इस खलीज को मजीद वसी कर दिया और मुज़ाहमत की एक नई लहर को जन्म दिया। ये वो तारीखी ज़ख्म है जो आज तक भरा नहीं जा सका। और ऐसा लगता है कि ये रवैया आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। एक मजमून में ख्वाजा आसिफ की कौमी असेंबली में की गई हालिया तकरीर का हवाला दिया गया है। हाँ, जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान में होने वाले तरक्याती कामों को एक एहसान के तौर पर पेश किया। और इस पर जो रद्द-ए-अमल आया वो इसी तारीखी एहसास महरूमी की अक्कासी करता है। जी, और रद्द-ए-अमल बहुत शदीद था। बलूचिस्तान के नुमाइंदों ने याद दिलाया कि ये कोई एहसान नहीं, ये उनका हक है। उनका मौक़िफ़ यही था कि बलूचिस्तान ने भी तो कौमी ख़जाने में खरबों रुपए का हिस्सा डाला है। बिल्कुल, चाहे वो सुई गैस की शक्ल में हो, गोवादर की स्ट्रेटेजिक गहराई की सूरत में हो, या फिर मुल्क को मिलने वाली तवील साहिली पट्टी। तो जब मरकज़ का कोई वज़ीर पार्लियामेंट में खड़े होकर सड़कों और यूनिवर्सिटियों को एहसान कहता है तो उसे तो गलत पैगाम ही जाता है। यही तो मसला है। ये इस तासुर को मजीद पुख्ता करता है कि इस्लामाबाद आज भी बलूचिस्तान को एक कॉलोनी समझता है, बराबर का शरीक नहीं। तो एक तरफ ये गहरी तारीखी और मुआशी शिकायतें हैं, लेकिन रियासती बयानिया वो तो अक्सर इस शोरिश को बैरूनी मुदाखलत से जोड़ता है, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान से। जी, ज़राए इन दोनों बयानियों में तवाज़ुन कैसे कायम करते हैं? यहाँ हमें दो बिल्कुल मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र मिलते हैं। एक बयानिया, जैसा कि शहीर हैदर सियालवी जैसे तज्ज़ियाकार पेश करते हैं, वो मुकम्मल तौर पर बैरूनी हाथ पर मरकूज़ है। उनका क्या कहना है? उनका मानना है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA खालिसतन हिंदुस्तान की प्रॉक्सी है और उसका मकसद पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। अच्छा। वो ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान की सियासी जमातें जब अपोजिशन में होती हैं तो अपने मफादात के लिए इन अलहदगी पसंदों की हिमायत करती हैं, जिससे उनका बयानिया मजीद मजबूत होता है। वो अपनी दलील के सबूत में सरफराज बिगुट्टी की एक तकरीर का हवाला भी देते हैं। जी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि जब वो दहशतगर्दी के खिलाफ बात कर रहे थे तो बिलावल भुट्टो और शीरी रहमान मुबैना तौर पर हंस रहे थे। इस वाक़े को वो सियासी जमातों की अदम संजीदगी की मिसाल के तौर पर पेश करते हैं। तो ये बयानिया मसले को सिर्फ सिक्योरिटी के ज़ाविये से देखता है? बिल्कुल,
لیکن پھر ایک دوسرا نقطہ نظر بھی ہے جس کی نمائندگی رفیع اللہ کاکڑ جیسے تجزیہ نگار کرتے ہیں۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ بلوچستان کے جغرافیائی محل و وقوع کی وجہ سے بیرونی کھلاڑیوں کی دلچسپی کو مکمل طور پر رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اسے بنیادی وجہ قرار دینا خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ تو ان کے مطابق اصل وجہ کیا ہے؟ اگر یہ صرف بیرونی پیسہ یا حمایت نہیں تو کیا چیز نوجوانوں کو اس انتہا پسندی کی طرف دھکیل رہی ہے؟ ان کا تجزیہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک سیکولر نیشنلسٹ کاز کے لیے پڑھے لکھے نوجوان لڑکے لڑکیاں حتیٰ کہ بوڑھے مرد و خواتین بھی خودکش حملوں کے لیے کیوں تیار ہو رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ یہ صرف پیسوں یا بیرونی اکسانے سے ممکن نہیں، اس کے پیچھے گہری اندرونی وجوہات ہیں۔ شدید احساس محرومی، غصہ اور نا امیدی ہے۔ مطلب جب ریاست اور شہری کے درمیان اعتماد کا رشتہ ٹوٹ جائے؟ بالکل، اور جب انصاف کے تمام دروازے بند نظر آئیں تو لوگ متبادل اور پرتشدد راستے اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ ریاست اور اس کے اپنے شہریوں کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ریاستی پالیسیوں نے بھی اس صورتحال کو بگاڑنے میں کردار ادا کیا ہوگا۔ ذرائع میں ریاستی رد عمل پر بھی کافی بات کی گئی ہے۔ جی، ایک تجزیہ نگار ثنا بلوچ پیپلز پارٹی کے دور حکومت کی ایک پالیسی کو کل اینڈ ڈمپ کا نام دیتی ہیں۔ یہ ایک بہت سنگین الزام ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے مبینہ طور پر نوجوانوں کو اغوا کر کے ماورائے عدالت قتل کرنا اور پھر ان کی مسخ شدہ لاشیں ویرانوں میں پھینک دینا۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ ذرائع کے مطابق اس پالیسی کے نتیجے میں تقریباً 1000 نوجوانوں کی لاشیں ملیں، جس نے خوف اور نفرت کی ایک ایسی فضا پیدا کی کہ بہت سے نوجوانوں نے گھر بار چھوڑ کر پہاڑوں پر پناہ لینے میں ہی عافیت جانی۔ یعنی پرامن سیاسی راستوں کو بند کرنے کا نتیجہ تشدد میں اضافے کی صورت میں نکلا۔ یہی سب سے بڑا المیہ ہے۔ جب نوجوانوں کے لیے اپنی آواز اٹھانے کے پرامن راستے جیسے جلسے، جلوس، پریس کانفرنسز یہ سب بند کر دیے گئے تو ان کے پاس کون سا راستہ بچا؟ بالکل، ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کے بعد سیاسی انجینئرنگ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ بلوچستان عوامی پارٹی یعنی BAP جیسی جماعتیں بنائی گئیں، حکومتیں تبدیل کی گئی اور وفادار لوگوں کو اقتدار میں لایا گیا۔ یہ سب اسلام آباد کی اس حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے جسے کچھ تجزیہ نگار ایڈہاکزم یا فائر فائٹنگ کہتے ہیں، یعنی مسئلے کی جڑ تک جانے کے بجائے وقتی اور مصنوعی حل تلاش کرنا۔ یہاں ایک اور دلچسپ نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ جو لوگ بلوچستان میں فوجی حل کی سب سے زیادہ وکالت کرتے ہیں وہ اکثر اسی سیاسی انجینئرنگ کی پیداوار ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک عجیب تضاد ہے نا؟ یہ تضاد نہیں بلکہ ان کے مفاد کا تقاضا ہے۔ ایک مضمون میں دلیل دی گئی ہے کہ ان کا سیاسی وجود ہی اس کشیدگی پر قائم ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، جب تک جنگ اور عدم استحکام کی صورتحال رہے گی انہیں اسلام آباد کی آشیرواد حاصل رہے گی اور وہ بغیر عوامی حمایت یا ووٹوں کے اقتدار میں رہیں گی۔ اچھا، یعنی اگر بلوچستان میں امن قائم ہو جائے تو شاید ان کی سیاست ہی ختم ہو جائے۔ اس لیے وہ ہمیشہ فوجی حل کی حمایت کرتے ہیں تاکہ سٹیٹس کو برقرار رہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ کتنا پیچیدہ ہے، جس میں تاریخی گریونسز، ریاستی پالیسیاں اور مختلف بیانیے سب آپس میں گتھ مگتھ ہیں۔ جی، اور اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ ہے پاکستان کی اندرونی قومی سیاست اور اس کا بلوچستان پر اثر۔ خاص طور پر PTI کے کردار کا ذکر ملتا ہے۔ اچھا، وہ کس طرح؟ ایک طرف تو پارٹی کے اندرونی اختلافات کی بات کی گئی ہے، جہاں علیمہ خان اور بشرا بی بی کے حامی دھڑوں کے درمیان مبینہ طور پر کشیدگی چل رہی ہے، لیکن اس سے بھی اہم نقطہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ قومی سلامتی کے معاملات پر بھی سیاسی تقسیم کس طرح حاوی ہو چکی ہے۔ اس کی کوئی خاص مثال دی گئی ہے؟ ہاں، ایک ذریعے میں یہ سنگین الزام عائد کیا گیا ہے کہ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں کے بعد PTI سے منسلک کچھ واٹس ایپ گروپس اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ریاست خلاف بیانیے کو جان بوجھ کر فروغ دیا گیا۔ مطلب یہ کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے سیاسی اختلاف کو فوج سے نفرت میں تبدیل کر دیا گیا۔ جی، اور ان حملوں کو بھی اسی تناظر میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ بہت خطرناک رجحان ہے کیونکہ یہ قومی سلامتی کے معاملے پر بھی قوم کو تقسیم کر دیتا ہے۔ اور اس تقسیم کا عملی نتیجہ کیا نکلتا ہے، خاص طور پر جب کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے؟
सोशल मीडिया पर अफवाहों और प्रोपेगेंडे का एक तूफान बरपा हो गया। हर कोई अपने सियासी मौक़िफ़ के मुताबिक कहानी को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहा था। बिल्कुल, इससे ना सिर्फ कंफ्यूजन फैली बल्कि सिक्योरिटी इदारों पर अवाम का एतमाद भी मजरूह हुआ। जब कौमी सतह पर इत्तेफाक राय ना हो तो बलूचिस्तान जैसे हसास मसले से निमटना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि अंदरूनी तकसीम कौमी सलामती के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुकी है। ये सूरत हाल काफ़ी मायूस कुन लगती है, लेकिन इन ज़राए में एक ऐसी कहानी भी है जो हमें याद दिलाती है कि जब क़यादत चाहे तो शदीद तरीन दुश्मनी को भी मुश्तरका मकसद के लिए भुलाया जा सकता है। और ये सबक हमें हैरान कुन तौर पर क्रिकेट के मैदान से मिलता है। बिल्कुल। ये वाकई एक गैर मामूली और शानदार कहानी है जो आज के हालात में एक इस्तिहारे की हैसियत रखती है। ये बात है 1983 की, जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह NPK साल्वे, जो कांग्रेस के एक वजीर भी थे। जी, वो वर्ल्ड कप फाइनल देखने लॉर्ड्स गए। वहां उन्होंने मुंतज़मीन से फाइनल के 2 इजाफी पास मांगे तो उनके साथ मुबैना तौर पर बहुत बुरा सलूक किया गया। उस वक्त तक वर्ल्ड कप की मेज़बानी सिर्फ इंग्लैंड का इस्तेहकाक समझी जाती थी। और फिर भारत ने गैर मुतवक्के तौर पर वो वर्ल्ड कप जीत लिया। बिल्कुल। जब भारत चैंपियन बना तो साल्वे ने उसी वक्त अज़म किया कि वो अगला वर्ल्ड कप इंग्लैंड से छीनकर पाक भारत में करवाएंगे। ये उस वक्त एक नामुमकिन ख्वाब लगता था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फौरन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एयर मार्शल नूर खान से राब्ता किया। नूर खान खुद भी एक बेहतरीन मुंतज़िम के तौर पर जाने जाते थे। ये 2 राइवलरी हरीफ ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स का इत्तेहाद था। लेकिन उस वक्त तो दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी कशीदगी भी उरूज पर थी। सरहदों पर ऑपरेशन ब्रास टैक्स की फौजी मशकें चल रही थीं और जंग का सा समा था। यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। एक तरफ सरहदों पर फौजें आमने सामने थीं और दूसरी तरफ दिल्ली और इस्लामाबाद में साल्वे और नूर खान वर्ल्ड क्रिकेट की मुश्तरका मेज़बानी का मंसूबा बना रहे थे। हैरत अंगेज है। उन्होंने मिलकर एक जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी बनाई और अपनी अपनी हुकूमतों को इस मंसूबे पर राजी किया। साल्वे ने राजीव गांधी को कायल किया और नूर खान ने जनरल ज़ियाउल हक को। और पैसे? आईसीसी को चैलेंज करने के लिए फंड्स भी तो चाहिए थे। उसके लिए उन्होंने धीरू भाई अंबानी की रिलायंस कंपनी को स्पॉन्सरशिप के लिए शामिल किया। यानी इन्होंने क्रिकेट को सियासत पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसे सिफारतकारी के एक जरिए के तौर पर इस्तेमाल किया। बिल्कुल। और इसका क्लाइमैक्स था जनरल ज़ियाउल हक का जयपुर का दौरा। जब कशीदगी इंतहा को पहुंच गई तो जनरल ज़िया ने अचानक ऐलान किया कि वो जयपुर में पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं। क्रिकेट डिप्लोमेसी। जी, इसे तारीख में यही कहा जाता है। इस एक दौरे ने सारा तनाव खत्म कर दिया और जंग के बादल छट गए। आखिरकार दोनों ममालिक ने मिलकर 1987 का वर्ल्ड कप कामयाबी से मुनक्किद करवाया और क्रिकेट पर इंग्लैंड की इजारादारी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये वाकई एक जबरदस्त कहानी है। एक तरफ ज़राए में नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सियासत की वजह से क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया, और दूसरी तरफ ये मिसाल है कि किस तरह क्रिकेट ने 2 दुश्मन मुल्कों को जंग के दहाने से वापस खींच लिया। यही तारीख का सबक है। ये कहानी बताती है कि जब क़यादत के पास विजन हो और वो मुश्तरका मफाद को सियासी दुश्मनियों पर तरजीह दे तो बड़े से बड़े मसाइल भी हल किए जा सकते हैं। तो आज के इस तफसीली जायजे में हमने बलूचिस्तान के मसले को कई जावियों से परखा। हमने दहाइयों पुरानी सियासी और माशी महरूमियों को देखा, जिन्हें रियासत की गलत पॉलिसियों ने मजीद गहरा किया। हमने बैरूनी मुदाखलत के रियासती बयानिए और इसके बरक्स अंदरूनी मसाइल पर जोर देने वाले तज्जियों का मुवाजना किया। और आखिर में ये देखा कि किस तरह कौमी सियासत की अंदरूनी तकसीम इस पूरे मामले को मजीद पेचीदा बना रही है। लेकिन इन सब मायूस कुन हक़ाइक़ के दरमियान 1987 की क्रिकेट वर्ल्ड कप की कहानी एक उम्मीद की किरण के तौर पर सामने आती है। ये सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं, बल्कि क़यादत, विजन और मुश्तरका मकसद की ताकत की कहानी है। ये हमें बताती है कि जब नीयत साफ हो और मुफादात मुश्तरक हों तो बदतरीन हालात में भी मिलकर काम किया जा सकता है। उन तमाम ज़राए को पढ़ने के बाद एक सवाल जहन में गूंजता रहता है। अगर माजी में 2 रिवायती हरीफ ममालिक एक बैरूनी साम्राज्यी ताकत को चैलेंज करने के लिए मुत्तहिद हो सकते थे, तो आज एक मुल्क अपने वजूद को दरपेश अंदरूनी खतरे से निमटने के लिए अपने ही लोगों के साथ मुश्तरका ज़मीन क्यों नहीं तलाश कर सकता?
ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن کی طرف سے الوداع۔ اس گفتگو پر اپنی رائے اور آئندہ پروگراموں کے لیے اپنی تجاویز info@radiovoiceofsindh.com پر ای میل کریں۔ اواں جی سماعتن تائیں ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن